हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट समता एजुकेशन ट्रस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के पार्ट 2 का करंट अफेयर्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एन एमसीक्यूज मैनर। तो एमसीक्यूज के मैनर में हम इसे कवर करने वाले हैं। आइए जानते हैं आज के एमसीक्यूज को। सबसे पहले, इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज बीइंग सेटअप इन विच स्टेट। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही उत्तर है असम में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी हैं। ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही नहीं बल्कि इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी देखते हैं, एमएसएमई। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का इंडिया में, जो कि जोगीघोपा में होगा इन बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो असम का जो बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है उस पे जोगीघोपा में ये पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक न्यूज़ और बता देता हूं विच इज़ रिलेटेड टू इट, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कि नितिन गडकरी जी ने इसे इनॉग्रेट तो किया है। नितिन गडकरी जी आते हैं नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और नागपुर महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महाराष्ट्र से ये लोकसभा के सांसद हैं। दूसरी, अगर असम सरकार की बात करें तो असम सरकार के गवर्नर हैं जगदीश चंद्र मुखी, यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। सो द कैपिटल इज दिसपुर, याद रखिएगा। असम सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, जिनमें इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था जिस पोर्टल का नाम था कृतज्ञता। कृतज्ञता पोर्टल को इन्होंने शुरू किया था, और कृतज्ञता पोर्टल के साथ साथ इन्होंने शुरू किया था भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल की तर्ज पर शुरू किया था इसे, एवं इसके अलावा स्वयं योजना भी इन्होंने शुरू की थी असम की सरकार ने ही। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज विच कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन द ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 विच इज़ कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया, यूएस एंड जापान। यानी भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कई बार से आमंत्रित किया जाता रहा है, और मालाबार एक्सरसाइज के इतिहास पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो मालाबार बेसिकली केरल वाला अरब सागर का तट है। अगर आप भारत को देखते हो, मान लीजिए कि ये भारत है, निचला हिस्सा जो हम भारत का डिस्कस कर रहे हैं वो, अब चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग है गोवा का, फिर यहाँ है कर्नाटका, और फिर यहाँ है केरला। अब देखिए, केरला का जो ये अरब सागर के साथ लगने वाला तटीय हिस्सा है इसे मालाबार कहा जाता है। अब मालाबार पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और करें तो भारत में भारत, जापान और यूएस ये मिल करके तीनों एक्सरसाइज किया करते थे, जिस एक्सरसाइज का नाम था मालाबार एक्सरसाइज। पहले ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा हुआ करता था, परंतु 2007 में ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, और 2007 में ऑस्ट्रेलिया इसलिए अलग हुआ क्योंकि ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा कोल मार्केट था, और आगे चल करके इस कोल मार्केट को कंटिन्यू करना था। ऑस्ट्रेलिया वांटेड टू कंटिन्यू एज अ कोल वेंडर फॉर चाइनीज, परंतु चाइनीज ने इस बात को धीरे धीरे, जब पहले वो कोल लेते रहे और कोल लेने के बाद फाइनली जब धीरे धीरे चाइनीज़ लोग, या जो चाइनीज़ पूरी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर चली गई, तो फिर इनकी कोल के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म होती गई। सो फाइनली एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करते हैं तो कोल के ऊपर से इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया वापस बैक ऑन ट्रैक हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया लगातार 2016 से 2017, 2018, 2019 लगातार मांग करता आ रहा है कि हमें भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल किया जाए, और चूंकि मालाबार एक्सरसाइज का स्ट्रेटजिक मतलब यही है कि आप चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करें। ऑस्ट्रेलिया जो कि पहले चाइना का अलाई हुआ करता था, और नाउ ही वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, इट सर्टनली डजंट मेक सेंस अगर आप जियोपॉलिटिकली बात करते हैं तो। फाइनली ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है इस अभ्यास में। 2020 में जो जो चीज़ें दुनिया में नहीं हुई हैं वो सारी चीज़ें हुई, और एक और ख़ास बात जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मालाबार 20 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया। सो फाइनली ऑस्ट्रेलिया बिकेम द पार्ट। अब आगे बढ़ें
तो ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया इंडिया द्वारा टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्राइलेटरल लेवल एक्सरसाइज एंड ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया भी है। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, नवंबर 2020 में मालाबार एक्सरसाइज हुई थी और ये एक्सरसाइज एनुअली ये इंडिया, यूएस और जापान के बीच में होती है या होती ही आ रही है। तो आई होप पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर फ्रॉम हियर। एंड आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the International Migration Outlook Survey of the OECD to determine the movement of people to OECD countries and getting the citizenship of those countries। कुल मिलाकर के बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें लोगों के आंदोलन का नहीं, लोगों के एक्चुअली माइग्रेशन की बात है, प्रवास की बात है, और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए OECD के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक सर्वेक्षण में भारत का रैंक क्या है। और इसका सही उत्तर है कि भारत का रैंक रहा है दूसरा। देखिए, इंडिया को सेकेंड रैंक मिला है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स गोइंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें ये पूरा मसला क्या है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसे बनाया गया था 1961 में, 30 सितंबर 1961 को बनाया गया था। और इसके फॉर्मेशन के बाद से अभी तक लेकर के इसके टोटल 37 मेंबर्स हैं। OECD में अधिकतर यूरोपीय देश हैं और इसका हेडक्वार्टर्स भी अगर आप देखेंगे पेरिस, फ्रांस में स्थित है। दूसरी खास बात वो ये कि OECD के अंदर भारत से कितने लोग जा करके रहने लग गए या वहां पर जा करके प्रवासी या रहने का सिस्टम शुरू कर दिया, दैट्स व्हाट इज द फंडा। और ये एंटायर इशू इज कि भारत दूसरा देश है जिसके सबसे ज्यादा लोग जा करके OECD कंट्रीज में रहे हैं। अगर हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें OECD के, तो उनका नाम है जॉस एंजल गुरिया। ये याद रखिएगा आप नाम, जॉस एंजल गुरिया इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। याद रखेंगे आप ये न्यूज़ को। और सेक्रेटरी जनरल साहब, इनको एंजल गुरिया के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिकन इकोनॉमिस्ट और डिप्लोमेट हैं ये, तो यानी ये मैक्सिको के हैं, याद रखिएगा। इनकी पार्टी भी हुआ करती थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसी के ये सदस्य हैं। अगला प्रश्न ये है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वाज द सेफ सिटी प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नर। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। और इसका सही उत्तर है लखनऊ में। देखें, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इनॉग्रेट किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट 19 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में। और इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटी के अंदर सेफ्टी को बढ़ाने की बात कही गई है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर सिटी में सेफ्टी को बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ें तो व्हाट वैल्यू ऑफ लोन अग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड ADB फॉर द स्टेट रोड इंप्रूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़क सुधार के लिए भारत और ADB के बीच किस मूल्य के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसका सही उत्तर है 177 मिलियन के। देखिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जब भी हम ADB का डिस्कशन करते हैं, 1966 में इसकी स्थापना हुई, 67 से इसने काम करना शुरू किया। करंटली 67 मेंबर्स हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक के। न सिर्फ कि एशिया से बल्कि यूरोप से भी बहुत सारे देश हैं जो इसके सदस्यों में हैं। दूसरी खास बात मैं ये भी बता दूं, ADB का हेडक्वार्टर्स है मंडालुयोंग, और कई बार कंफ्यूजन होता है मनीला में है, परंतु ये मंडालुयोंग में है। मंडालुयोंग बेसिकली मेट्रो मनीला का हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ मेट्रो मनीला, फिलीपींस की राजधानी में। और ये यूं समझिए कि थोड़ा सा डेवलप्ड रीजन है। जैसे दिल्ली में नई दिल्ली एक डेवलप्ड रीजन है, वैसे ही मनीला में मेट्रो मनीला एक डेवलप्ड रीजन है। उसके मंडालुयोंग में ADB का हेडक्वार्टर्स है। इसके करंट प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु आसाकावा, नाम याद रखिएगा, मसत्सुगु आसाकावा। और इसके करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा। चूंकि भारतीय हैं इसलिए नाम याद रखना ज़रूरी है। और इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर हैं जिनका नाम है समीर खरे। तो इतने नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो साथ ही साथ एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 177 मिलियन का और US डॉलर में 19 अक्टूबर 2020 को। और 450 किलोमीटर के स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को महाराष्ट्र के अंदर डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं
नेम द एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल विच वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली बाय द DRDO रिसेंटली। हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताएं जिसका हाल ही में DRDO ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इसका सही उत्तर है सैंट मिसाइल। देखिए, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया था इंडिजिनसली डेवलप्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, और ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR उड़ीसा से टेस्ट की गई 19 अक्टूबर 2020 को। इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया है रूफटॉप लॉन्चर से, और ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां से इसे लॉन्च किया गया। SANT जो है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद रॉयल शब्द को हटा करके इसे भारतीय सरकार के अधीनस्थ इंडियन एयरफोर्स बना दिया गया। इंडियन एयरफोर्स की टैगलाइन या जो इसका मोटो है वो है नभः स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। एंड अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के विंग्स की एडवांसमेंट्स की, तो रिसेंटली रफाल, आपको पता है ये एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से लाया गया है, और फ्रांस से ला करके ये 17th स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया गया। उसके बाद पहले 5 राफेल आए, 5 राफेल के बाद 17th स्क्वाड्रन में 5 राफेल आए थे विच इज़ इन अम्बाला, और अम्बाला आपको पता है हरियाणा में है। इसके अलावा फिर 3 राफेल और आए, फिर 3 राफेल और आए। इसी तरीके से धीरे धीरे टोटल 36 राफेल आने वाले हैं फ्रांस से। इंडियन एयरफोर्स के जो करंट चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया, ये भी याद रखना है आपको। दूसरा, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये डिफेंस के कामों में एडवांसमेंट्स के लिए जिम्मेदार है। और DRDO की हम बात करें, स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके जो करंट हेड हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी, ये भी याद रखिएगा। G सतीश रेड्डी इज द करंट हेड ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एक खास बात और, DRDO की टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम, साइंस इज द बेस ऑफ स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कम्स आफ्टर एवरी 5 years ऑन विच डेट इट इज ऑब्जर्व्ड। विश्व सांख्यिकी दिवस हर 5 साल बाद आता है, किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है कि ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर एवरी 5 years। ये अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स भी नवंबर में घुसाया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एल्वेनिल वलैरिवन हैज रिसेंटली क्लिंस्ड अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। एल्वेनिल वलैरिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वे कौन से खेल से संबंधित हैं? और इसका सही उत्तर है वो शूटिंग से संबंधित है। एल्वेनिल वलैरिवन कमाल के प्लेयर हैं और उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं। विच इज द टॉप रैंक्ड कंट्री इन टर्म्स ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ माइग्रेंट्स टू OECD कंट्रीज। OECD देशों में प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत होने के मामले में शीर्ष स्थान वाला देश कौन सा है? और इसका सही उत्तर है चाइना। देखिए, चाइना 4.3 लाख माइग्रेंट्स के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। OECD के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1961 में बना यह ऑर्गेनाइजेशन पेरिस फ्रांस में स्थित है, और इसके टोटल 37 मेंबर्स हैं, 37 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। आगे बढ़ें तो व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जरीना रोशन खान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। जरीना रोशन खान का पेशा क्या था जो हाल ही में गुजर गई? और इनका सही आंसर है एक्ट्रेस थी, ये टीवी एक्ट्रेस थी जरीना रोशन खान, और इनके टेलीविज़न में कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल के लिए इन्हें याद किया जाता है। इनका देहांत हो गया क्योंकि इनको हार्ट अटैक आया था और ये 54 वर्ष की थी। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सिटीज़ हैव बीन सिलेक्टेड अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ वीमेन इन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की सेफ सिटी परियोजना के पहले चरण के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? और इसका सही उत्तर है 8 शहरों का। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करें हम, अमित शाह जी इसके मिनिस्टर हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो वो हैं किशन रेड्डी जी। अब देखिए, इन्होंने अप्रूव किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट को, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 8 सिलेक्टेड सिटीज़।
8 सिलेक्टेड सिटीज़ में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा पहले फेज़ में, जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एवं मुंबई को कंसिडर करता है। और टोटल कॉस्ट जो सैंक्शन किया गया है इस प्रोजेक्ट का वो है 2919.55 करोड़। तो 919.55 करोड़ रुपए टोटल कॉस्ट है एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर निर्भया फंड। निर्भया फंड के अंतर्गत इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि वीमेन की सिक्योरिटी को पब्लिक प्लेसेस पे स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। आगे बढ़ें तो हु विल हेड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू रिव्यू गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। क्वेश्चन कहता है कि बताएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा। और इसका सही उत्तर है शशि शेखर वेम्पति। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि प्रसार भारती के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशि शेखर वेम्पति हैं, ये इस कमेटी के चेयरमैन होंगे जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज की गाइडलाइंस को रिव्यू करेगा। अच्छा, इसके अलावा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर घोटाला हुआ था, और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क जिसके ऑनर हैं अर्नब गोस्वामी, उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने जानबूझ करके और बहुत ज़्यादा टीआरपी बढ़ाने का काम किया है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स बढ़ाने का काम किया है। एनीवेज, शशि शेखर वेम्पति जी को आप देख सकते हो, यहाँ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इन विच सिटी डिड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉन्च एन इनिशिएटिव नेम्ड प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ टू फाइट अगेंस्ट द मीनांस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड कंटेन द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। किस शहर के नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे से होने वाले खतरे से लड़ने के लिए एवं कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल शुरू की है। और इसका सही उत्तर है देहरादून ने। देखिए, देहरादून के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितना भी प्लास्टिक कचरा है वो ला करके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा कीजिए, और उसके बदले में उन्होंने गुडविल के लिए मास्क दिया। अब एक तो प्लास्टिक के कचरे से निजात मिलेगा, दूसरा लोगों को मास्क लगा करके चलने में कोविड-19 के इन्फेक्शन से भी राहत मिलेगी। तो कोविड-19 से बचना एवं प्लास्टिक के कचरे को डंप करना, ये दोनों ही काम हो गए। देहरादून एवं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, इन दोनों ने मिल करके इसे चलाया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी जिम्मेदार है जिसके मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं हम हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स एज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 210 मेगावाट लहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन रिवर सतलज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर 210 मेगावाट लहरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव के रूप में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने कितनी राशि को मंजूरी दी है। और इसका सही उत्तर भी बता देता हूं आपको, दैट इज नंबर 3, 1810 करोड़। आप देख सकते हो प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर जी, जिनका जन्म दिवस होता है 30 जनवरी को, इन्होंने एक प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय लिया है, और ये प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। देखिए, 775 करोड़ यूनिट्स ऑफ पावर एवरी ईयर इससे मिलेगा। ये बूम स्ट्रेटेजी के अंतर्गत है। बूम का अर्थ है बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन, बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन, दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, टू रिमेंबर इट। नाउ, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA 1810 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट 210 मेगावाट के लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सतलज रिवर पे बनाया जाएगा, और ये शिमला एवं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा। इसके अलावा भाखरा नांगल, अगर आपने इस बांध को पढ़ा है, काफ़ी फेमस बांध है भाखरा नांगल बांध, तो ये भी सतलज रिवर पर ही बना हुआ है, और सतलज रिवर पे ये बांध बना हुआ है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, इट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये बांध एक्चुअली हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों में है, क्योंकि इस बांध से बॉर्डर डिसाइड होता है। गोविंद सागर, इस बांध के पानी भरने से उसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है, और इसका पानी गिरता है तो पंजाब में गिरता है। कई बार आपको कन्फ्यूजन मिलता है कि पंजाब में है भाखड़ा नांगल या हिमाचल प्रदेश में। सो द करेक्ट आंसर इज ये हिमाचल प्रदेश में ही है।
अगला प्रश्न है कि वीजा रिसेंटली अनाउंस्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल लाइव डिप्लॉयमेंट ऑफ अ पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन एंड एक्सेप्टेंस सोल्यूशन इन पार्टनरशिप विथ डिजी सिक्योर एंड विच बैंक। वीजा ने हाल ही में डिजी सिक्योर और किस बैंक के साथ साझेदारी में पीसीआई प्रमाणित टैप टू फोन कार्ड स्वीकृत समाधान की पहली सफल लाइव तैनाती की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है नंबर 2 एचडीएफसी बैंक। देखिए, वीजा ने रिसेंटली अनाउंस किया कि पहला सक्सेसफुल लाइव डिप्लॉयमेंट पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन का किया जाएगा डिजी सिक्योर एवं एचडीएफसी बैंक के साथ। ये किया जाएगा डिलीवरी प्लस, ये पहला मर्चेंट होगा जो एचडीएफसी बैंक के साथ लाइव जाएगा एज ए एक्वायरर। तो यहां देखिए, डिजिट सिक्योर, वीजा प्लेटफॉर्म और एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फिनांस कॉरपोरेशन, इसके जो चेयरमैन हैं वो आपको पता है शशिधर जगदीशन हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम कुछ नई चीज़ों को। Which small finance bank has entered into an agreement with Care Health Insurance Company for health insurance products as corporate agent? कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस छोटे वित्त बैंक ने समझौता किया? और इसका सही उत्तर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। देखो, एयू अगर हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आपको पता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एग्रीमेंट किया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए, और वो भी कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पर इसने ये समझौता किया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। और आपको पता है कि भारत में अगर आप कोई एक प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन करना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कमर्शियल बैंक ओपन करना चाहते हैं, सो इसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ का हो। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना चाहते हैं तो 200 करोड़ रुपए का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। और यदि आप कोई भी पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास 100 करोड़ रुपए का कैपिटल होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के ओपन करने के लिए। सरकारी बैंक तो ओपन करने से रहे। एयू बैंक की बात करें तो एयू बैंक के फाउंडर हैं संजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल। और ये एयू बैंक का हेडक्वार्टर्स है जयपुर में, ये भी याद रखिएगा, जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। और इसकी एक सब्सिडरी भी है इंडेक्स मनी लिमिटेड। वैसे 1996 में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जयपुर में आरबीआई ने अपना नोट वितरण केंद्र भी खोला है रिसेंटली। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट रेट ऑफ कैप हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय एनपीसीआई ऑन ईच ऑफ द थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर टीपीएपी ओवर द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डन वाया यूपीआई। एनपीसीआई द्वारा यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन देन की कुल मात्रा पर थर्ड पार्टी ऐप प्रदाता टीपीएपी द्वारा कैप किस दर पर लगाया गया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 1 30% पर यह कैप लगाया गया है। चलिए मैं बता देता हूं आपको। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में इसकी स्थापना हुई और इसके हेड हैं दिलीप असबे। दिलीप असबे नाम याद रखिएगा। इसके सीईओ भी हैं एनपीसीआई पेमेंट के, उनका नाम है रितेश शुक्ला, बट वो डिफरेंट वर्टिकल को देखते हैं। एनीवेज, एनपीसीआई ने 30% का ये कैप इम्पोज किया है इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेस्ड बाय द यूपीआई। और ये सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर पर लगेंगे, यानी टीपीएपी पे लगेंगे। और ये जनवरी 1 2021 से लागू हुआ, ये भी याद रखिएगा। 1 जनवरी 2021 से ये पूर्ण रूप से लागू हुआ है। अच्छा, आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे के नाम से जिसे जानते हैं, ये हर साल इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, विश्व शहरीकरण दिवस, हर साल कब आयोजित किया जाता है? और इसका सही उत्तर है कि ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है 8 नवंबर को। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे, जिसे वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे भी कहते हैं,
विश्व शहरीकरण दिवस, इसे 8 नवंबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकग्नाइज प्रमोट द रोल ऑफ प्लानिंग इन क्रिएटिंग लिवेबल कम्युनिटीज। लिवेबल कम्युनिटीज के क्रिएशन में, रोल ऑफ प्लानिंग में ये फंडा अप्लाई किया जाता है। आगे बढ़ें तो द बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 हैज बीन वॉन बाय विद्या बालन। शेयर स्टारर नटखट, नटखट नाम की एक फिल्म है जिसको बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म 2020 का पुरस्कार दिया गया है एंड इट हैज़ बिकम एलिजिबल फॉर द ऑस्कर नॉमिनेशंस 2020। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म? बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 विद्या बालन अभिनीत नटखट फिल्म ने जीता है एवं ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित की गई है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? और इसका सही उत्तर है, इस फिल्म के निर्देशक हैं शान व्यास। देखिए, इंडियन फिल्म है नटखट। नटखट ने टॉप प्राइज जीता है इन द 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म 2020 में। अब देखिए, इस फेस्टिवल में जीत के बाद फिल्म 2021 के ऑस्कर क्वालिफिकेशन के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। अब इसके आगे एक और खबर है, वो ये कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शान व्यास ने, इसे को प्रोड्यूस किया है रॉनी स्क्रूवाला ने और विद्या बालन ने मिलकर के। ये भी नाम याद रखना है आपको। आगे बढ़ें। Government has made FASTags mandatory for all the vehicles, including the old ones sold before December 2017, with effect from which date? सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए पुराने सहित सभी वाहनों के लिए फास्टैग्स अनिवार्य कर दिया है। किस तारीख से प्रभावी होगा? और इसमें एक खास बात है जो ऐड करनी है आपको, एंड दैट इज कि ये फास्टैग्स जा करके प्रभावी होने वाले हैं। पहले तो इसका ये था कि ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे, परंतु 1 जनवरी 2021 को कह दिया गया था कि ये 15 फरवरी 2021 से प्रभावी होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। सो 15 फरवरी के पहले तक की डेट है, और इसके बाद भी अगर कुछ हो तो उसे आपको पता करना है या उसके बारे में आपको जानना होगा। आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में। नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जी न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को देखते हैं, जबकि इसके अलावा नितिन गडकरी जी के पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को गडकरी साहब देखते हैं। नागपुर से आते हैं, ये नागपुर कंस्टिट्यूएंसी है इनकी, और नागपुर से ये लोकसभा के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के बारे में एक न्यूज़ जान लीजिए। ये गवर्नमेंट का पहला डिपार्टमेंट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच हैज़ बिकम कंप्लीटली डिजिटल। ये पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, एक खास बात। दूसरी खास बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी टोल प्लाजाज हैं उन सभी टोल प्लाजा को हम हटा देंगे, और टोल प्लाजाओं को हटाने के बाद सैटेलाइट के माध्यम से पेमेंट को करवा लिया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। सो टोल प्लाजा को हटा करके सैटेलाइट के माध्यम से पेमेंट की जाएगी। नितिन जयराम गडकरी साहब के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट्स ने ऐसा करना शुरू किया है। तीसरा, फास्टैग्स मैंडेटरी हैं। फास्टैग्स का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है टोल प्लाजा ना होने पर, और वो ऑनलाइन पेमेंट आपके फास्टैग्स नाम के एक बार कोड से अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी, चाहे वो ओल्ड व्हीकल हो चाहे वो नया व्हीकल हो। सभी के सभी 4 व्हीलर्स पे फास्टैग्स होना मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके हम डिस्कस करते हैं। सेंटर हैज़ रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, व्हाट्स द न्यू नेम? केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल दिया है, नया नाम क्या है? और इसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्रालय इसका नाम कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि रीनेम करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज से। मनसुख एल मंडविया, मनसुख एल मंडविया, दिस is the man who is the Minister of State of this Ministry of Ports, Shipping and Waterways. When is the National Legal Services Day observed in India? भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 9 नवंबर को। देखें, 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे हर वर्ष, क्योंकि
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया था, इसी दिन लागू हुआ था 1987 में। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत ही लोक अदालत का निर्माण किया गया। लोक अदालत में वन टाइम सेटलमेंट पूरी तरीके से बैंक एवं बोरोवर द्वारा किया जाता है। लोक अदालत में जाने के बाद वन टाइम सेटलमेंट पर लोक अदालत के जज की सील लग जाती है, जिस सील का ये अर्थ होता है, सिंपली द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सील इज कि ये कोर्ट का सुनाया हुआ एक वर्डिक्ट है जिसपे कोई भी प्लस या माइनस नहीं हो सकता। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सुदर्शन रतन जी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। सुदर्शन रतन जी का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया? और इसका सही उत्तर है फिल्म मेकर थे ये, बॉलीवुड फिल्म मेकर थे सुदर्शन रतन जी। 1986 में इन्होंने फिल्म बनाई थी मानव हत्या, जिसमें माधुरी दीक्षित और शेखर सुमन ने रोल किया था, और ये इनके जीवन की बहुत ही आइकॉनिक फिल्म रही है। कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई या इनका देहांत हो गया। अगला डिस्कशन हम लोग करते हैं, एंड द नेक्स्ट डिस्कशन इज गोइंग टू बी पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रोपैक्स फेरी वेसल वोयाज सिम्फनी इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में रोपैक्स फेरी वेसल यात्रा सिम्फनी का उद्घाटन किया है? और इसका सही उत्तर है नंबर 4, गुजरात में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को रोपैक्स फेरी सर्विस बिटवीन घोघा, भावनगर एंड हजीरा नियर सूरत इन गुजरात शुरू की है, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे शुरू किया गया था। रोपैक्स फेरी वेसल जो है वोयाज सिम्फनी, इट विल बेसिकली रिड्यूस द 370 किलोमीटर रोड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, 90 किलोमीटर बाय सी रूट। अब ये देखिए, ये घोघा भावनगर में और हजीरा नियर सूरत। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। अगर आप गुजरात के मैप को देखना शुरू करिए तो गुजरात कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ भारत का हिस्सा है। अब गुजरात में भावनगर यहाँ है, पॉइंट नंबर 1 देखिए। दूसरा, सूरत यहाँ है, पॉइंट नंबर 2 देखिए। अब सूरत में एक जगह है जिसका नाम है हजीरा, जो कि एक तरह से समझिए पोर्ट है। अगर हम इसे अलग कलर की इंक से लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर 2 पॉइंट इज हजीरा। ओके, हजीरा इज लाइक अ पोर्ट। और घोघा नंबर 1। अब देखिए, अगर आप सी रूट से जाएं तो सी रूट से टोटल ये 370 किलोमीटर। अगर आप रोड रूट से जाते हैं तो रोड रूट से ये 370 किलोमीटर है पूरा का पूरा। और अगर आप सी रूट से जाएं तो 1 से लेकर के 2 तक आप आराम से जा सकते हैं। अब ये यहाँ पर रोपैक्स फेरी वेसल को शुरू किया गया है। अब ये रोपैक्स फेरी वेसल से 90 किलोमीटर का रूट बचेगा, तो 370 किलोमीटर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, प्लस टाइम बचेगा वो अलग। क्योंकि जिस एरिया को मैं हैच करने जा रहा हूं उस एरिया को अगर आप देखें, ग्रीन कलर का एरिया, दिस इज एंटायर समुंदर है, ये खंभात की खाड़ी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज इन शिपिंग मिनिस्ट्री। नौवहन मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? वैसे देखो, शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बताया था मैंने आपको, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका पूरा नाम हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड waterways. Okay, this has been the theme and this has been the news. Now, नौवहन मंत्रालय में वर्तमान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? और इनका सही उत्तर है मनसुख एल मंडविया। मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में। सो मनसुख एल मंडविया करंटली होल्ड्स द पोर्टफोलियो एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। देखिए, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हैं ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड संतुष्ट पोर्टल फॉर रैपिड ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर द एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयर्स।
देखिए, किस मंत्रालय ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए तेजी से शिकायत निवारण के लिए संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की हम लोग जब भी बात करते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, हु इज द मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? और आपको पता है द करेक्ट आंसर इज संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार जी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमन जी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, रमेश पोखरियाल निशंक। और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए स्किल डेवलपमेंट जरूर याद रखिएगा, महेंद्र नाथ पांडे MNP। तो ये सभी के सभी नाम देख लिए। संतोष कुमार गंगवार जी का भी देख लीजिए। संतुष्ट नाम का एक पोर्टल शुरू किया गया। संतुष्ट पोर्टल में जितने भी लेबर लॉज हैं उन सभी लेबर लॉज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ग्रास रूट लेवल यानी कि बेसिक स्तर से, आधारभूत स्तर से इसे शुरू किया जाएगा। जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं रिटायरमेंट फंड बॉडी द्वारा, रिटायरमेंट फंड बॉडी है EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रिटायरमेंट फंड बॉडी द्वारा जितनी भी अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उन सभी सर्विसेज में हेल्थ इंश्योरेंस और सर्विस प्रोवाइडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले पूरी तरीके से इसे देखेंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिसेंटली चेंज्ड नेम ऑफ रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम RNTCP का हाल ही में बदला हुआ नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है नेशनल ट्यूबर कुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP के नाम से इसे जाना जाएगा। रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंतर्गत आने वाला मंत्रालय है। इन्होंने रीनेम किया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली इंटीमेट किया कि जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं सभी स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, वो इस प्रोग्राम का नाम जान लें। 2018 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 2025 को हम ट्यूबरकुलोसिस से भारत को फ्री कर देंगे, यानी टीबी मुक्त भारत होगा 2025 में। और 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एजेंडा हमने ले रखा है उसके 5 साल पहले ही हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है। अब इसे प्रोग्राम को रिनेम किया गया है NTEP द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड ऑफ हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL was recently launched by which union minister? अपना यूरिया सोना उगले नामक उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL का ब्रांड हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? और इसका सही उत्तर तो आपको पता ही है कि ये होने वाले हैं DV सदानंद गौड़ा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के मिनिस्टर हैं। उर्वरक एवं रासायनिक मंत्रालय, वैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को तो हमने देख लिया। रामविलास पासवान जी जिनका अब देहांत हो गया है, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर्स था ना, कंज्यूमर अफेयर्स एवं फूड डिस्ट्रीब्यूशन देखा करते थे, खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। और इस मंत्रालय को अब पीयूष गोयल जी देखते हैं, जिनके पास ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुआ करता था। हरसिमरत कौर बादल जी पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हुआ करती थी, इन्होंने रिजाइन दिया तो उसके बाद ये चार्ज आ गया नरेंद्र सिंह तोमर के पास, ये भी याद रखना है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी हर्षवर्धन जी के पास है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं ये WHO के, तो ये भी एक ऑनर है भारत के लिए। और श्रीपद येसो नाइक जी जो कि आयुष मंत्रालय को संभालते थे, इनका रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और इनके कुछ क्लोज करीबी लोग चल बसे। बेंगलोर से गोवा आते समय इनका एक्सीडेंट हुआ। चूंकि ये हॉस्पिटल में एडमिट है इसलिए किरण रिजिजू, अगर हम बात करें, किरण रिजिजू जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं एज ऑफ नाउ। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, दिस इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष मंत्रालय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किरण रिजिजू जी जो कि करेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं,
और कैबिनेट मंत्री हैं, ये आयुष मंत्रालय को संभाल रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जी ऑलरेडी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो थी ही इनके पास, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ साथ ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को भी संभाल रहे हैं। आगे बढ़ें तो डिस्कस करते हैं कि यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डीवी सदानंद गौड़ा साहब ने अपना यूरिया सोना उगले ये ब्रांड और लोगो हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का लॉन्च किया, HURL का। HURL इज बेसिकली एक जॉइंट वेंचर कंपनी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि 3 PSUs को मिला के बनी हुई है, महारत्न कंपनीज को मिला के। सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरा NTPC इंडिया लिमिटेड और तीसरा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो 3 को मिला के इसे बनाया गया है जॉइंट वेंचर कंपनी HURL को। और HURL हैज़ अंडरटेकन द रिवाइवल प्रोसेस, इस रिवाइवल प्रोसेस को अंडरटेक किया है HURL ने। और ये 3 सिक यूरिया प्लांट्स जो थे, यानी कि जिनमें से काम नहीं हो रहा था, उन सभी सिक यूरिया प्लांट्स को एक बार फिर से रिवाइव किया गया है। एक तो गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, दूसरा बरौनी बिहार में और तीसरा सिंदरी झारखंड में। इन तीनों के तीनों प्लांट को फरवरी 2021 तक चलायमान कर दिया जाएगा, इन्हें कमीशन कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर है। अगला प्रश्न जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना विच प्रोवाइड्स एन एनुअल असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज टू द नीडी फैमिलीज। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की जो ज़रूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करेगा? और इसका सही उत्तर भी बता देता हूँ आपको, हरियाणा। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जो है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने रिसेंटली मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया और इस योजना के अंतर्गत एनुअल फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाया गया 6,000 रुपये का, एंड इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू दी फैमिलीज इन द स्टेट। तो 6,000 रुपये की हेल्प जो भी स्टेट की फैमिलीज़ हैं उन सभी फैमिलीज़ को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और साथ ही साथ जिनकी भी एनुअल इनकम 1.8 लाख रुपीस से कम है या जिनके पास भी 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उन सभी को ये 6,000 रुपये एनुअली मिलेंगे। एनुअली 6,000 मिलने का मतलब 500 रुपये महीने। अब देखिए, वेलफेयर स्कीम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान पेंशन स्कीम जो हैं और क्रॉप इंश्योरेंस हैं, इन सभी को ऑटोमेटिकली नीडी फैमिलीज़ के बैंक अकाउंट में भी पहुंचाया जाएगा। तो ये सभी बातें भी इस पर्टिकुलर बात के अंदर रखी गई है। आगे बढ़ें तो नीति आयोग हैज़ सिलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश को सतत विकास लक्ष्यों पर पहली पायलट परियोजना के लिए चुना है? और पहली पायलट परियोजना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना है नीति आयोग ने? इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर को। देखिए, इसमें से गोवा की बात करें तो गोवा तो है भी नहीं, गोवा तो एक स्टेट है। बाकी जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे आपको न्यूज़ की बात बता दूं, लद्दाख की झांकी जो है पहली बार 26 जनवरी 2021 की परेड में दिखाई गई। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ तो अपने आप में एक प्लान्ड सिटी है। ली कार्बोराइजर नाम के एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था, जिसने गांधीनगर को भी डिज़ाइन किया। ये भी याद रखिएगा, गांधीनगर और चंडीगढ़ को डिज़ाइन करने में एक व्यक्ति का हाथ है जिनका नाम है ली कार्बोराइजर। लक्षद्वीप की बात करते हैं, लक्षद्वीप तो आप जानते हैं इट्स अ वेरी गुड प्लेस। कोरल रीफ पाए जाते हैं यहाँ पे। भारत में कोरल रीफ पाए जाने वाला एक ही जगह है, दैट इज़ लक्षद्वीप। जम्मू एवं कश्मीर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वाई टू मिस इट। जम्मू एवं कश्मीर एक ऐसी जगह है या एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर, SDG के ऊपर। और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट किया गया है बाय द नीति आयोग फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी जो है, ये एक अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP के साथ मिल करके ये काम भी करेंगे और इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के द्वारा फॉर प्रोवाइडिंग रैंक्स ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो सर्टेन पैरामीटर्स पे रैंक प्रोवाइड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट। What is the name of the recently launched scheme that aims to provide nutritional support to the pregnant women and adolescent girls? हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है? और इसका सही उत्तर है
सुपोषित माँ अभियान। देखिए लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, जो आते हैं कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कोटा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, कोटा राजस्थान में है। इन्होंने सुपोषित माँ अभियान को शुरू किया। इसके अंतर्गत जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स का मतलब जो किशोरियां हैं, एवं जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, उन सभी को पोषक सहायता प्रदान की जाएगी, एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। इसे कोटा में शुरू किया गया है राजस्थान में, और ये स्पीकर्स की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने भी इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तो ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम वीमेन साइंटिस्ट स्कीम सी किरण IPR एंड विज्ञान ज्योति आर द स्कीम्स ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। महिला वैज्ञानिक योजना सी किरण IPR और विज्ञान ज्योति किस केंद्रीय मंत्रालय की योजनाएं हैं? अब देखिए, सबसे पहले जो किरण स्कीम है, किरण का मतलब है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। देखिए क्या कमाल की ये स्कीम है। नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एंड एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। नर्चरिंग का मतलब होता है किसी को पानी देकर के बड़ा करना, पौधे को बड़ा करना। अब देखिए यहाँ पे KIRAN, देखिए KIRAN ये किरण। अब इसमें देखिए सी किरण IPR और विज्ञान ज्योति, ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री की स्कीम हो सकती है? सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो ये आप जानते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, याद रखिएगा। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महेंद्र नाथ पांडे, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज यू नो निर्मला सीतारमन जी। तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने एक नया हेल्पलाइन 01126565285 शुरू किया है। इसके माध्यम से वीमेन स्टूडेंट को सहायता दी जाएगी, वीमेन रिसर्चर्स को, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को और साइंटिस्ट्स को सहायता मिलेगी, ताकि वो अपनी क्वेरीज को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक स्कीम है। इसके अलावा ये भी जान लें कि वीमेन साइंटिस्ट स्कीम सी किरण IPR जो है, ये न्यूली लॉन्च्ड विज्ञान ज्योति स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसलिए शुरू की क्योंकि पहले तो जितने भी टैलेंट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, और विज्ञान ज्योति स्कीम के अंतर्गत IIT, NIT और अदर लीडिंग इंस्टीट्यूशंस के साइंस कैंप में वो लड़कियां जो डेवलपमेंट पे जुड़ना चाहती हैं वो जा सकें और वहां पर चीज़ों को सीख सकें। दिस इज व्हाट इज द एंटायर थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना। तो ये सी किरण IPR एवं सी किरण IPR के साथ साथ हमने डिस्कस किया। ठीक हो, अब आगे बढ़ते हैं। भूमि राशि पोर्टल कम्स अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और इसका सही उत्तर है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर नंबर 3 कर लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता। भूमि राशि पोर्टल को मार्च 2018 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा। बता देता हूं आपको, मिनिस्टर हैं इसके नितिन जयराम गडकरी जी, और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी नन अदर देन दी नागपुर। अच्छा, इस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि जब हम लैंड एक्विजिशन करते हैं नेशनल हाईवे बनाने के लिए और किसी की ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन लेने के बाद उसे उस ज़मीन का मुआवजा मिलने में काफ़ी समय लगता है। तो जब भी हम किसी से ज़मीन लें
और ज़मीन लेने के बाद 2 हफ्ते के अंदर उसका मुआवजा उसे मिल जाए, ऐसा कोई प्रोसेस बनाने के लिए ये भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसमें एरर फ्री और मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जाएगा और पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के साथ इसे बढ़ावा दिया जाएगा। What rate of cap have been imposed by the NPCI on each of the third party app providers over the total volume of transaction done via UPI? और इसका सही उत्तर है 30% का कैप किया ही गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये तो आप जानते ही हैं और 1 जनवरी 2021 से ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा देखें, द री इन्वेस्ट 2020 इज विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो? री इन्वेस्ट 2020 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो का कौन सा संस्करण है? और इसका सही उत्तर है ये सेकेंड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 3rd ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और ये एक्सपो 26 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। अच्छा, इस बार एक तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं RK सिंह, याद रखिएगा, जो कि आते हैं आरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिहार में। इस बार री इन्वेस्टमेंट की थीम भी रखी गई है इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, और दूसरी इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि आंसर होगा इसका नंबर 2। थीम है इसकी इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ये भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जेम्स वोल्फेंजॉन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच बॉडी? जेम्स वोल्फेंजन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस निकाय के पूर्व अध्यक्ष थे? और सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। देखिए, यूनाइटेड नेशंस आपको पता है पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सभी कंट्रीज को फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा कि आप जानते हो, नाम से ही क्लियर है, जेनेवा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी जेनेवा में ही है, याद रखिएगा, कोलोगनी, ये नाम भूलना नहीं है। नाउ द पॉइंट इज कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जेम्स वोल्फेंसन इन ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लॉयर हुआ करते थे, इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करते थे और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में 10 सालों तक सर्व किया। 86 के थे ये। वोल्फेंसन 9th प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के फ्रॉम 1995 टू 2005। 1995 से लेकर के 2005 तक ये ही वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ें। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज़ बीन सेटअप एट विच प्लेस? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? और इसका सही उत्तर है नंबर 1 लेह। देखिए, लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट को हाई एल्टीट्यूड पे शुरू किया गया है अंडर सेंटर्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है डिफेंस सेक्टर में, विच हैज़ बीन सेटअप एट लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में इसे शुरू किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेंटिव प्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ICCI हैज रिसेंटली पार्टनर्ड with which bank to support micro small medium enterprises, small and medium enterprises and startups? इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने हाल ही में किस बैंक के साथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप का समर्थन किया है? सही उत्तर है इसका ICICI बैंक। देखिए, एक तो नाम ही अच्छा, इसका जो सही उत्तर है वो है HDFC बैंक। प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा इसे। द करेक्ट क्वेश्चन जी आंसर इज गोइंग टू बी नंबर 2। देखो, इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ICCI और HDFC बैंक ने इंक किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियली, और ICCI इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज ऑपरेटिंग टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप ग्लोबली। तो पूरे विश्व में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज HDFC के साथ मिलकर के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है श्री गुरु नानक देव जी पर, पेन बाई कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी द्वारा लिखी हुई गुरु नानक देव जी पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रिलीज की गई एक बुक है गुरु नानक देव जी। विच नंबर गुरु नानक देव जी वॉज? PM मोदी ने कृपाल सिंह जी द्वारा लिखित गुरु नानक देव जी की पुस्तक का विमोचन किया है। श्री गुरु नानक देव जी कौन से नंबर के सिख गुरु थे? और इनका सही आंसर है पहले नंबर के थे। गुरु नानक देव जी
की बातें और गुरु नानक देव जी का लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका, उनका नज़रिया बहुत अलग रंग ले आया। और अगर हम गुरु नानक देव जी का डिस्कशन करें तो इन्होंने एक लंबे क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया, लोग इनकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए और सिख धर्म की शुरुआत करने का श्रेय गुरु नानक देव जी को ही जाता है। वैसे इसके अलावा मैं ये भी बता देता हूँ कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म के अंतर्गत जो इनका पवित्र ग्रंथ है गुरबाणी, गुरबाणी की लिपि है, जो लिपि है वो है गुरुमुखी लिपि। तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। और पंजाबी जो भाषा है, पंजाबी भाषा की लिपि भी काफ़ी अलग है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर मराठी, संस्कृत, हिंदी और गुजराती वगैरह बेस्ड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बुक रिलीज़ की है 25 नवंबर 2020 को। इस बुक को लिखा है कृपाल सिंह जी ने। ये बुक लिखी गई है श्री गुरु नानक देव जी के ऊपर और चंडीगढ़ में बेस्ड हैं कृपाल सिंह जी। गुरु नानक देव जी को बाबा नानक भी कहा जाता था। सिखिज्म के ये फाउंडर थे और 10 गुरुओं में से पहले थे। लास्ट गुरु हुआ करते थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा आर्मी की स्थापना की थी, और ये गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु के बेटे थे। आगे बढ़ें तो द गरिमा गृह इज द न्यूली सेटअप शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। दिस फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नया आश्रय गृह है। किस शहर में हाल ही में इस सुविधा का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर है वडोदरा में। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा हटिएगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री संतोष कुमार गंगवार जी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत जी। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। 25 नवंबर 2020 को उन्होंने लॉन्च किया है। और इसके अलावा इन्होंने ई इनॉग्रेशन किया है गरिमा गृह का। इट इज़ अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक शेल्टर होम है। वडोदरा गुजरात में इसे शुरू किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया ने कोलैबोरेट किया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू डेवलप द फर्स्ट एवर एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया? इन्वेस्ट इंडिया ने किस संगठन के साथ मिलकर के एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित किया है? और इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर्स है। एज यू नो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है और इट इज़ द United Nations Global Development Network. It basically promotes the technical and investment cooperation among nations, and it advocates the change and connects countries to knowledge, experience and resources to help people to build a better life for themselves, isn't it? Headquarters है इसका न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके हेड हैं एचिम स्टीनर, ये भी याद रखिएगा, एचिम स्टीनर इसके हेड हैं, ये पॉइंट भी याद रखना है आपको। अच्छा, 1965 में 22 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी और पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी यूएन ईसोक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप जानते हो, कोलोनी स्विट्जरलैंड, यहाँ इसका पूरी तरीके से हेडक्वार्टर्स है। वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी में है, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में और यूएनईपी नायरोबी में है, केनिया में। सॉरी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ की बात करते हैं हम लोग, तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है बिल्कुल। अगर ये यूनेस्को होता तो ये पेरिस में होता। एनीवेज, इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी, इट हैज़ पार्टनर्ड विथ यूएनडीपी इंडिया टू डेवलप फर्स्ट एवर एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक इन्वेस्टर मैप इंडिया के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। इस मैप में 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एरियाज हैं जो 6 क्रिटिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनेबलिंग सेक्टर्स को कवर करते हैं, एंड इट कैन हेल्प इंडिया टू मूव फॉरवर्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ। तो भारत को जितने भी वैचारिक रूप से ढांचे हैं, मुद्दे हैं, उन पर डेवलप करने के लिए ये प्रमोट कर सकता है। Union Minister for Road Transport and Highways recently laid the foundation stone for 16 national highway projects in Uttar Pradesh worth around 7477 crore. Who is the Minister for Road Transport and Highways? देखिए, केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में लगभग 7477 करोड़ रुपए की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है नितिन गडकरी जी, नागपुर से आते हैं। बार बार मैं कहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से।
तो नितिन गडकरी जी न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज देखते हैं, न सिर्फ सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, बल्कि इनके अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय भी आते हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी यही हैं। अगला डिस्कशन, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने इनॉग्रेट किया है 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 2020 को, और इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाने वाला है 7,477 करोड़ रुपए। Mercedes-Benz has joined hands with which bank to strengthen its customer base through unique financial benefits to lenders HNI customers। Mercedes-Benz ने अपने वित्तीय आधार के माध्यम से अपने ग्राहकों के आधार को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ ऋणदाताओं के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहकों को लाभ दिया है? वैसे तो इसका सही आंसर है SBI, और साथ ही साथ ये भी बता दूं, इंडिया का लार्जेस्ट लग्जरी कार मेकर Mercedes-Benz स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के पार्टनरशिप किया ताकि अट्रैक्टिव फिनेंशियल बेनिफिट्स दे सकें ये। अब HNI कस्टमर का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका हाई नेटवर्थ होता है, जो एफ्लुएंट्स होते हैं, अमीर होते हैं, उन कस्टमर्स को Mercedes-Benz खरीदने में ये हेल्प करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन टर्न टू एक्सपैंड इट्स कस्टमर बेस। तो एक जो कस्टमर बेस है ना, उसे भी अच्छा बनाने के लिए ये हेल्प करेगा। दिस इज वॉट विल बी डन। आगे बढ़ें तो वेटरन फुटबॉलर डिएगो आर्मांडो मैराडोना हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली हैज़ प्लेड फॉर विच कंट्री। अनुभवी फुटबॉलर डिएगो आर्मांडो मैराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के लिए खेले हैं? और इसका सही उत्तर भी है अर्जेंटीना। देखो, फॉर्मर अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड हैं जिनका नाम है डिएगो आर्मांडो मैराडोना। उनका निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से, और वो 60 साल के थे। Government of India has set the target to achieve 175 gigawatt of renewable energy by which year? And the answer is 2022। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो एम्बिशियस टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अटेन करने का, वो 2022 तक में है, और 450 गीगावाट का 2030 तक में है। दिस इज व्हाट इज द एंटायर टारगेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। Who among the following was famously known as the father of Indian information technology IT industry? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के पिता के रूप में प्रसिद्ध था? और इसका सही उत्तर है फकीर चंद कोहली जी। इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिनोड इंडस्ट्रियलिस्ट थे फकीर चंद कोहली जी, और इन्हें रेफर किया जाता था फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंडस्ट्री के, और इनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। Who among the following has been appointed as the new Director General of Border Road Organization BRO? और इसका सही उत्तर है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव चौधरी साहब को। देखिए, मेजर जनरल राजीव चौधरी साहब को अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 19 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट करता है। इसके साथ साथ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे, उनमें भी रोड डेवलपमेंट का ये काम करता है। बेसिक काम इसका यही है, जितने भी भारत के बॉर्डर्स हैं उन सभी बॉर्डर्स पर क्लियर रोड्स बनाना, ताकि पेट्रोलिंग में आसानी हो सके और बॉर्डर से होने वाली किसी भी इलीगल गतिविधि को पकड़ा जा सके। Border Road Organization basically develops and maintains the road networks in India's border areas and friendly neighboring countries। और BRO की स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और इसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि इसका जो बजट है वो काफ़ी है, 732 मिलियन के आसपास इसका बजट है। इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान में BRO ने अपनी सुविधाएं दी हैं। इसका हेडक्वार्टर्स एज यू नो न्यू दिल्ली, और इट इज़ कंप्लीटली ओन्ड बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का पूरी तरीके से इस पर काम चलता है। इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल वगैरह होते हैं, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल होते हैं। वैसे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी साहब हैज़ बीन, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, मेजर जनरल नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल हैं राजीव चौधरी साहब। उनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी तो सब कुछ हमने जान ही लिया।
सुदीप त्यागी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? सही उत्तर है क्रिकेट। इंडियन क्रिकेटर है सुदीप त्यागी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है रिटायरमेंट का फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम ऑन 17 नवंबर 2020। वैसे बेसिकली ये भी बता दूं आपको कि सुदीप त्यागी एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी खेला है और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। वर्ल्ड COPD डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? विश्व COPD दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है ये मनाया जाता है थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर को। नवंबर के तीसरे वेडनेसडे को इसे मनाया जाता है। COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, COPD। और इस बार 18 नवंबर 2020 को ये हुआ, चूंकि ये थर्ड वेंसडे को होता है हर बार नवंबर के, और इस बार की थीम भी रखी गई है इसकी, लिविंग वेल विथ COPD एवरीबडी एवरीवेयर। आइए बता देता हूं आपको। देखिए, हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है, ब्लड बॉडी में जाता है और बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है। ये पूरी प्रोसेस है, हार्ट का पंप करने का काम होता है। साथ ही साथ हार्ट लंग्स में ब्लड को भेजता है और साथ ही साथ इसके अलावा ये भी बता दूं आपको, लंग्स से वापस ब्लड हार्ट में आता है। अब देखिए, हार्ट और लंग्स के बीच जब जब हार्ट से ब्लड बाहर जाता है तो वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। याद रखिएगा, आर्टरीज का मतलब आउट, बाहर, और वेन का मतलब होता है इन। अब यहां पे देखिए, लंग्स से जो हार्ट में ब्लड को लेकर के आएंगी उन्हें पुल्मोनरी वेन कहा जाता है, और लंग्स में हार्ट से जो ब्लड की रिसीविंग होगी वो पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होगी। अब यहां पर यही समझना है आपको कि पुल्मोनरी डिसीज का मतलब हार्ट और लंग के बीच के मामले को डिस्टर्ब होने को बताया गया है यहां पे। याद रखिएगा कि हार्ट और लंग के बीच जो मामला डिस्टर्ब होता है, ये वाला मामला, दिस कम्स अंडर द COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज। यहां कहीं चोकिंग हो गई तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, पुल्मोनरी आर्टरी से रिलेटेड या पुल्मोनरी वेन्स से रिलेटेड, लंग्स और हार्ट के बीच। आगे बढ़ते हैं। कामधेनु गौ अभ्यारण्य इंडिया का पहला फर्स्ट काउ सेंचुरी है, ये कौन से स्टेट में है? और आंसर है इसका मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में सितंबर 2017 में इस कामधेनु गौ अभ्यारण्य को शुरू की थी। काउ सेंचुरी आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? और वर्ल्ड टॉयलेट डे होता है सबसे पहली बात तो 19 नवंबर को, और इसके अलावा इस बार का विषय क्या है? सही उत्तर है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? और सही उत्तर है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को टाउन प्लानिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। प्लानिंग जो है उसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए दिस इज ऑब्जर्व्ड। इसके अलावा हम लोगों ने बाकी सारे के सारे चीज़ों को क्लियर कर लिया है। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।